नमस्कार, मैं कृष्णा कुणाल। लेट अंडरस्टैंड द लिटरेचर ऑफ एन अलोन कृष्णा के इस एपिसोड में मैं बताने जा रहा हूँ डायरी ऑफ अग्रिमा के बारे में। तो इसे पढ़ने के बाद मेरे दोस्तों ने और इसके अलावा अभी भी रीडर्स का यह सवाल होता है, वो मुझसे डायरेक्टली या इंस्टाग्राम के थ्रू यह पूछते हैं, इज इट रियली जस्ट अ स्टोरी? और मतलब क्या यह सच में महज एक स्टोरी है या किसी का रियल लाइफ स्टोरी है? मतलब वो इस स्टोरी के फैक्ट्स और रियल लाइफ इंस्पिरेशन को जानना चाहते हैं। यह मैं किसी के पर्सनल स्टोरी को नहीं लिखा हूँ। इट इज़ ओनली जस्ट द क्रिएशन ऑफ माई इमेजिनेशन। तो अगला सवाल है कि इस स्टोरी का इंस्पिरेशन क्या है? मैं कहाँ से कैसे इस स्टोरी को लिखा हूँ? इस स्टोरी के लिखने का पीछे मल्टीपल इंस्पिरेशन रहा। वो सभी चीज़ें लगभग 1.5-2 साल तक मेरे माइंड में घूमा और फिर आपस में कंपाइल होकर इस स्टोरी का फॉर्म लिया। तो वो इंस्पिरेशन क्या क्या थे? जब हम कॉलेज में थे उस टाइम मैं ऐसा ऑब्जर्व किया कि हम सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को जज किया करते थे अनकॉन्शियसली। पर लिटरेचर को पढ़ते टाइम मुझे ये बात समझ में आया कि हम सभी का कैरेक्टर डेवलपमेंट, हमारा बिहेवियर, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे अंडरस्टैंडिंग, हमारी लर्निंग पर बेस्ड होती है। यानी कि यह टाइम और हमारे एज पर डिपेंड करती है। हम अपने एज या फिर टाइम के साथ मैच्योर होते हैं। तो जब हमारी मैच्योरिटी आती है तब हम यह बात को समझ पाते हैं कि हर किसी को उसके हालातों ने बनाया है। तो हमें उन्हें जज नहीं करना चाहिए, उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर वो हमारे दोस्त हैं तो हमें अपने साथ साथ उन्हें भी खुद को इम्प्रूव करने में हेल्प करना चाहिए। इस चीज़ को मुझे अपनी स्टोरीज के थ्रू रिफ्लेक्ट करना था। इसलिए मैंने यह डिसीजन लिया कि मैं अपनी स्टोरीज में सिर्फ किसी एक कैरेक्टर पर फोकस करने के बजाय सभी कैरेक्टर पर फोकस करूँगा। पर जब हम कोई स्टोरी को गढ़ते हैं तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, उसका कोई हिडन मैसेज होता है। इसलिए स्टोरी के हर एक कैरेक्टर पर इक्वली फोकस करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए मैं एक एक पार्ट में एक एक स्टोरी के कैरेक्टर की स्टोरी को लिखने लगा। इसका शुरुआत मैं हमदर्द सा कोई भाग 7 से किया था, सतीश के कैरेक्टर के साथ। फिर 8 में कोमल के बारे में बताया और 9 में राजेश के बारे में। पर जब मैं 9th पार्ट को लिख रहा था तो मुझे ऐसा ख्याल आया कि मैं हर बार जो किसी एक कैरेक्टर पर फोकस कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं उनके कैरेक्टर्स को जस्टिफाई करने का कोशिश कर रहा हूँ या फिर उन्हें जज करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे अपने राइटिंग स्टाइल को चेंज करने का मन हुआ। आप यह देखोगे कि हर किसी का अपना लाइफ और स्टोरी है। हर कोई अपने लाइफ के स्टोरी में हीरो है और किसी और के लाइफ की स्टोरी में बस साइड रोल प्ले कर रहा है। इस चीज़ को मैं भाग 7 से करना शुरू कर दिया था। पर रवि का जो कैरेक्टर स्केच था वो मेरे दिमाग में ऐसा था कि वो वैसे तो सभी के बीच में रहता है पर वो अपने बारे में ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करता है। मतलब वह अ सॉर्ट ऑफ काइंड इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का कैरेक्टर है। अब इसके बारे में अगर बता दूं तो उसका लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। मतलब आप अगर उसके बारे में जान जाओगे तो फिर उसके कैरेक्टर का वेटेज लॉस हो जाएगा। इसलिए मुझे उसकी स्टोरी को ऐसे बताना था कि आप उसकी स्टोरी को तो जानो पर आप रवि को ना जान पाओ। इसलिए मैं यह चुना कि रवि के बारे में स्टोरी को उसके अराउंड ना लिखकर किसी और की स्टोरी के जरिए उसके बारे में बताओ जिसका स्टोरी रवि के अराउंड हो। इसलिए मैं हमदर्द सा कोई भाग 10 में अग्रिमा के कैरेक्टर के अराउंड स्टोरी को लिखा हूँ, जो कि अगर आप हमदर्द सा कोई को शुरुआत से पढ़ते आए होंगे तो आप पाओगे कि अग्रिमा रवि सतीश के फ्रेंड सर्कल में नहीं आती है। उसका पिछला किसी भी स्टोरी में उतना महत्व नहीं था। अगला पॉइंट आता है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का। तो मुझे ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताना था, इसलिए मैं अग्रिमा को यह कैरेक्टर दिया। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि अगर आप ऐसे इंट्रोवर्ट कैरेक्टर की बात करते हो जो किसी से घुलता मिलता ना हो तो आप जो कुछ भी उसके बारे में बताओगे
वह तो बस आपका एक नज़रिया ही होगा। अब ऐसे में उसका सच और आपका नज़रिया कहाँ तक मेल खाता है, यह अगर हमें समझना है तो हम दोनों की स्टोरी को सुनना चाहेंगे। इसलिए मुझे इस स्टोरी को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा, जिसमें एक पार्ट में नरेटर अग्रिमा की स्टोरी को नरेट करता है और एक में अग्रिमा खुद अपनी स्टोरी को नरेट करती है। फिर स्टोरी के नीड के अकॉर्डिंग फर्दर यह 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट में नरेटर स्टोरी को नरेट करता है और मिड पार्ट को अग्रिमा खुद नरेट करती है डायरी लिखते हुए। इसके बाद आता है नरेटर के बारे में। तो मैं यह जो स्टोरीज लिख रहा हूँ उन सभी को एक ही लिटरेरी वर्ल्ड में लिख रहा हूँ, मतलब उन सभी की कहानी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते रहेंगे। मेरा ऐसा करने का कारण यह है कि इससे मेरे जो रेगुलर रीडर्स हैं वो इस बात को समझे कि लाइफ में हर किसी का अपना इंडिविजुअल स्टोरी चल रहा होता है, ताकि वो सेल्फ सेंटर्ड ना रहे और दूसरों की भी इंडिविजुअलिटी को समझे। इसके लिए मुझे नरेटर ऐसा चुनना था जो हर किसी के लाइफ को देखे, विटनेस करे और ऑब्जर्व करे। इसलिए मुझे समय को नरेटर बनाना सही लगा। इसलिए जो समय है मेरे इमेजिनरी वर्ल्ड का, वो मेरी स्टोरीज का नरेटर है। पर इसके साथ ही यह रीडर्स के लिए बर्डन हो जाता कि उन्हें इतने सारे कैरेक्टर्स की इंडिविजुअल स्टोरी को जानना पड़ता। इसलिए मैं अपनी स्टोरीज को कैरेक्टर बेस्ड नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट बेस्ड रखता हूँ और उन स्टोरीज के नीड के अकॉर्डिंग राइटिंग स्टाइल को यूज करता हूँ, जिससे नॉर्मल रीडर्स को हर किसी की स्टोरी को जानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें जो कॉन्सेप्ट जो समझना है वो बस उन स्टोरीज को पढ़कर छोड़ सकते हैं। अब अगला की पॉइंट यह है कि मैं अपनी स्टोरीज में ट्रेडिशनल स्टोरी टेम्पलेट को फॉलो करते हुए इनमें कोई नॉर्मल मैसेज क्यों नहीं देता हूँ। तो इसका कारण यह है कि मुझे याद है कि जब से मैं टीनेज के पड़ाव में आया था, तब से अक्सर मैं किसी न किसी के मुंह से यह स्टेटमेंट सुनता था कि यू कांट अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, कंडीशंस। उन्हें यह लगता है कि उन्हें हम नहीं समझते हैं, इसलिए उन्हें हम कोई ज्ञान देते हैं। वो अपने लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लेते हैं। इसको अगर मुझे डायरेक्टली उन्हें कहना हो तो वो इस बात को नहीं समझेंगे। इसलिए मुझे अपनी स्टोरीज में वो सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को ऐड करना था जिससे वो उन स्टोरीज को खुद से रिलेट कर सकें, ताकि उन्हें यह महसूस हो कि उनका जो हाल है अगले का भी वही सेम हालत है। फिर उन्हें मैं डायरेक्ट कोई मैसेज देने के बजाय उस सिचुएशन में लिए उनके अलग और इंटेलेक्चुअल डिसीजन के सर्कमस्टांसेस और आउटकम्स को अपनी स्टोरीज में दिखाना प्रीफर करता हूँ, ताकि मैं रीडर्स के मन में साइलेंटली मैसेज का आइडिया डाल सकूं। इस चीज़ को करने का सबसे अच्छा टेक्निक है स्टोरी राइटिंग में एब्सर्ड आर्ट, जो कि अक्सर मेरे स्टोरीज का टेम्पलेट होता है। फिर कभी मैं एक स्टाइल को प्रैक्टिस करते हुए बोर हो जाता हूँ तो बीच बीच में एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। जैसे कि सलोनी की खुशबू को जो पढ़ेंगे और जो इससे पहले लाइफ की परछाई नहीं पढ़े होंगे तो उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि सलोनी की खुशबू लाइफ की परछाई का पार्ट है, क्योंकि मैं उसमें उसका स्टोरी वैसे ही लिखा हूँ। पर यह जो डायरी ऑफ अग्रिमा में रवि का दोस्त सतीश है, वही सतीश यस आई एम सिंगल विथ माई चॉइस में महक से मिलता है। फिर वही महक की माँ अभिलाषा है जिसकी सहेली सलोनी थी। यानी कि हर स्टोरी एक दूसरे से कहीं ना कहीं जाके रिलेट करती है। इसके साथ साथ मैं थर्ड वॉल को ब्रेक करके कैरेक्टर्स के जरिए खुद पर और खुद की राइटिंग्स पर कमेंट भी करवाता हूँ। साथ ही नरेटर फोर्थ वॉल ब्रेक करके आपसे यानी कि रीडर से बीच बीच में इंटरेक्ट भी करता रहता है। ये चीज़ें मैंने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ी थी और ये चीज़ मुझे पसंद है, तो मैं अपने वर्क्स में इन्हें प्रैक्टिस भी करता रहता हूँ। अब मैं बात करता हूँ अग्रिमा के कैरेक्टर के बारे में और उसके भाई के एक्शन के बारे में। तो अग्रिमा का कैरेक्टर इंट्रोवर्ट है, वो जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं है, इसलिए उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, बल्कि अदर कैरेक्टर्स के एक्शंस के साथ कॉन्ट्रास्ट करता है। वो खुद में रहती है, इसलिए वह ओवर थिंक करती है, इसलिए वह कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोचती है। पर ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें जिसके बारे में वो बताती है डायरी ऑफ अग्रिमा में वो बिल्कुल ही नेगेटिव नहीं थे, वो पॉजिटिव चीज़ों को नेगेटिव ले रही थी, बल्कि जो चीज़ें थोड़े नेगेटिव थे, मतलब थोड़े पॉजिटिव और थोड़े नेगेटिव, वो ग्रे शेड्स में थे।
फॉर एग्जाम्पल, अग्रिमा को शिकायत था कि उसके भैया उसके लाइफ को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, जो कि आप स्टोरी के लास्ट में पढ़ते हो कि अपने डिसीजन को बेवकूफ़ करते हैं और अग्रिमा को अपने हिसाब से जीने का छूट देते हैं। इसे आमतौर पर यह समझा जा सकता है कि अग्रिमा अपने भाई के बारे में नेगेटिव सोच रखती है। वो वैसा नहीं है, पर यह बात सटायर है। आप खुद को अग्रिमा के जगह पर रख कर अगर देखो तो अग्रिमा अपने लाइफ का डिसीजन ले सकती है। यह डिसीजन भी उसका भाई ले रहा है। वह उससे यह नहीं पूछता है कि अग्रिमा को क्या पसंद है, या वो यह नहीं कहता है कि वो अग्रिमा के डिसीजन में सपोर्ट करेगा, बल्कि वो अपनी बहन को आज़ादी देने का मतलब यह समझता है कि वो अपनी बहन को भी फ्रेंड सर्कल बनाने और उसमें रहने का छूट दे। और वो रवि और उसके फ्रेंड्स को बुलाकर ऐसे जताता है कि वह अग्रिमा को परमिशन दे रहा है या उसे एलो कर रहा है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में वो अभी भी अग्रिमा के लाइफ को कंट्रोल ही कर रहा है। इसका और एक उदाहरण यह है कि जब अग्रिमा के भाई को अग्रिमा की डायरी मिलती है तो वह उसे खोलकर पढ़ता है, मतलब वह अग्रिमा की प्राइवेसी में झांकता है। उसे पढ़ने के बाद ना ही वह डायरी वापस लौटाता है और ना ही वह उसे वापस जलाता है, क्योंकि वह अग्रिमा की इंडिविजुअलिटी को नहीं समझता है। वह अपनी वाइफ को अग्रिमा की डायरी दिखाकर कहता है कि वह उसे जला देगा, पर वह उसे अपने साथ लेकर घूमता है और अपने प्रोफेसर को भी दिखाता है। यानी कि वह अग्रिमा के पर्सनल लाइफ, उसकी इंडिविजुअलिटी, उसकी प्राइवेसी को ब्रेक कर रहा है। ऐसा वह इंटेंशनली नहीं कर रहा है, पर आप स्टोरी में यह पाओगे कि वह ऐसा कर रहा है। मतलब अग्रिमा का अपने भाई के प्रति जो नज़रिया है वो उसके जगह से बिल्कुल सही है। इससे आप और एक मैसेज यह ले सकते हो कि अगर हमारे बारे में कोई गलत धारणा बनाते हैं तो अनइंटेंशनली अपना खुद का इमेज हम खुद ही वैसा बनाए होते हैं, जिसे समझकर हमें खुद ही ठीक करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरी स्टोरी डायरी ऑफ अग्रिमा के बारे में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप डायरी ऑफ अग्रिमा को और अच्छे से समझ पाओगे। इसको सुनने से पहले आपका स्टोरी को लेकर क्या परसेप्शन था और अब यह स्टोरी आपको कैसा लग रहा है, अपना एक्सपीरियंस आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर और कोई डाउट हो इस स्टोरी से रिलेटेड या मेरे किसी और स्टोरी से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हो। आप मेरे ब्लॉग में भी कमेंट कर सकते हो या फोरम में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। जो लिसनर्स मेरे इस पॉडकास्ट को यहाँ तक सुने, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह एपिसोड आपके रीडिंग एंड राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल साबित हो। धन्यवाद।